बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो वेलकम बैक है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एक सवाल का जवाब ढूंढा कि आखिर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जिसका सिंपल सा जवाब ये था कि हमें स्ट्रक्चर पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, स्ट्रक्चर के साथ। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल बनाना चाहते हो जिसके अंदर आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हो, तो उन प्रॉपर्टीज को लाने के लिए आपको उस मटेरियल का स्ट्रक्चर लाजमी पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स का एक डिफरेंस देखा, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट्स और खास तौर पे उनकी एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर को डिस्कस किया। आज हम अपनी बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जिसमें आपका क्रिस्टल लैटिस ये क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल क्या होता है, इन चीजों को देखेंगे। तो इन तीनों कंसेप्ट्स का इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए ऐसे समझे, ये तीनों कंसेप्ट इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये चीजें आपको समझ आ जाती हैं तो आगे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। कंसेप्ट आपके ज़हन में है, हाँ भैया एटम उटम रेंज है आइंस, क्या उसको आप अल्फाज में ला सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एटम से मिलके बना है और आयन से मिलके बना है या फिर मॉलिक्यूल से। कलेक्टिवली मैं इसे पार्टिकल्स कहता हूं कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करते हैं। अब जिस मैनर में, जिस तरतीब से वो पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बात हुई डेफिनेशन की? क्या सॉलिड इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक होगी बात। अब जिस मैनर में, द मैनर इन विच दीज पार्टिकल्स आर स्पेशली अरेंज्ड, कि ये पार्टिकल्स अपने आप को मुख्तलिफ 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना प्यारे बच्चों, ये सिंपल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा पॉलीमर्स वगैरह में या सिरामिक्स में। ठीक है, और ये जो आपका सिंपल है ये आपको मोस्टली मेटल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप मेटल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालो तो वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। अब दुनिया में जितने भी मटेरियल है, हर मटेरियल का कोई ना कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। हर मटेरियल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक खास तरतीब मौजूद है। ठीक है, अब वो सिंपल भी हो सकती है, वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया कि उसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब जब हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है तो हमने उसको जब पेपर पे ड्रा करना है तो फिर हम उसको किस तरीके से ड्रा करेंगे। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम किस चीज का सहारा लेते हैं? एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल का। ठीक है, यानी किसी भी मटेरियल का जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसको आप 2 तरीके से पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तरीका है एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल का, दूसरा तरीका है लैटिस पॉइंट्स का। अब दोनों का डिफरेंस समझना है और इसी से हमने एक बेसिक कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट्स क्या है और यूनिट सेल क्या है। ठीक है, अब वो कहता है जी कि व्हेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड, atoms ions considered as solid spheres with well defined diameter, कि जब भी आप एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पेपर पे ड्रा करोगे तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, बेशक एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल, अब वो कहता है जी एटम्स को आप सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर है, गोल सर्कल सॉलिड स्फीयर, उसके तौर पे ट्रीट करते हो। और एक और खास बात ये है कि उसका एक वेल डिफाइंड डायामीटर होता है, मतलब इसका एक खास वेल डिफाइंड डायामीटर होगा।
दिस इज कॉल्ड एटॉमिक हार्ट स्फीयर मॉडल, कि जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पेपर पे ड्रा कर रहे हो तो आप एटम्स को एक गोल जो है हार्ट स्फीयर के तौर पे ट्रीट करोगे, उसका एक वेल डिफाइंड डायमीटर होगा, तो इससे आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक हार्ट स्फीयर मॉडल। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े गोले बनाना ये भी हमें थोड़ा सा क्या लगता है, मुश्किल। हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए इस एटम्स के सेंटर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन एटम्स के सेंटर्स को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लो जी, ये मैंने जितने भी मान लो मेरे पास ये एटम्स थे, इनका मैंने क्या बना लिए, सेंटर्स। ठीक होगी बात। अब एक बड़ी ही प्यारी बात यहां पे आपने काबू करनी है। पहली बात यह है कि ये जो पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पेपर में तो बोर्ड पे तो 2D है ना, आपको अगर मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा, ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये 3 डायमेंशनल में मान लो इस तरीके से सारे एटम्स जो हैं स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में अरेंज है। अब पेपर में इसको बनाने में भी हमें क्या हो रही थी, तकलीफ। हमने क्या किया, इस कंडेंस्ड फॉर्म को रिड्यूस किया। रिड्यूस कैसे किया कि हमने वो जो एटम के सेंटर थे ना, उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स। नहीं बात समझ आई। मैंने कहा पहले तो हमने एटम्स को एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया जिनके वेल डिफाइंड डायमीटर्स थे। अब हर एटम के अंदर हमने एक उसका सेंट्रल पॉइंट लिया, उस सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। और ये जो पूरी कंप्लीट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, इसे आप क्या बोलते हो, क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हो, क्रिस्टल लैटिस। स्फीयर्स को अगर आप भूल जाओ ना, खाली आप डॉट्स देखो, डॉट्स। तखय्युल की आंख में अपनी जो तखय्युल की पावर है, क्रिएटिविटी की पावर है, उसको उजागर करो और इन सॉलिड स्फीयर्स को भूल के सिर्फ डॉट्स के ऊपर अगर आप फोकस करो तो आपको लैटिस पॉइंट से एक जाली जैसा स्ट्रक्चर देखने को नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस। डेफिनेशन क्या होगी, द कंप्लीट arrangement of constituent particles in 3 dimension is called crystal lattice। लैटिस पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, आप बोलोगे कि एक क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, उनको आप सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो। दीज सिंगल पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। इन अ क्रिस्टल लैटिस the constituent particles, atoms or ions are represented by single points. These points are called lattice points। क्लियर होगी कहानी यहां तक। लो जी, हमने 2 बातों को समझ लिया, क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट्स क्या है। ठीक है, अब जरा गौर करना, मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये इनको आपस में मिला देता हूं, इनको भी आपस में मिला देता हूं। लो जी, ये आप जरा गौर करो कि इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में ये जो एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स हैं, ये एक छोटा सा पैटर्न रिपीट करते हुए नजर आएंगे आपको। मैंने क्या बोला कि इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में ये जो एटम्स हैं जिन्हें हम लैटिस पॉइंट्स कह रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट्स का एक छोटा सा ग्रुप मिलके, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी हैं, ये लैटिस पॉइंट मिलकर एक छोटा सा पैटर्न आपको बना के देंगे और ये पैटर्न पूरे क्रिस्टल लैटिस में रिपीट होता नजर आपको आएगा। दिस रिपीटेटिव सिंपलेस्ट पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। समझ आ गई बात की कि कौन नहीं आ गई। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको आगे ऐसे मूव करो, ठीक है, ऐसे मूव करो, ये ऐसे मूव करो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये ऐसे होगा, फिर ये तरीके से, ये देखो एक और क्यूब मिल गया आपको।
इस तरीके से परे भी एक क्यूब होगा, ऊपर भी एक क्यूब होगा, नीचे भी क्यूब होंगे। तो ये एक छोटा सा पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ पूरी क्रिस्टल लैटिस में नजर आएगा। दिस रिपीटेटिव पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल। तारीफ कैसे करोगे सर, हमें डेफिनेशन भी बताएं। सिंपल सी डेफिनेशन है, द एटॉमिक ऑर्डर इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट्स, या आप कह सकते हो रिप्रेजेंट्स अ रिपीटेटिव पैटर्न। समझ आ रही बात की? और दिस रिपीटेटिव और सिंपलेस्ट पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी अहमियत का कोई अंदाजा ही नहीं है। मैं अगर इसको सिंपल करके यहां करके निकाल के दिखाऊं, ठीक है, ये देखो, ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है छोटा सा। ये पैटर्न रिपीट होता हुआ आपको नजर आएगा और पूरा क्रिस्टल लैटिस डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसे आप क्या बोलते हो? यूनिट सेल। इसके अंदर ये जो आपके यूनिट सेल के कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं वो एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं, सेंटर से मिलते हैं। इस जिसे आप सिंपली, हमने अभी क्या पढ़ा, क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। ठीक है जी, लैटिस पॉइंट्स बोले तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही हैं, बस हम उनको एक नया नाम दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए। मैं ना आपको एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल से यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स का कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, आपने पढ़ा है, कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी, जब मुख्तलिफ ब्रिक्स जो हैं, ब्रिक्स क्या बोलते हैं इनको? ईंटें। ठीक है, ईंटें मिलती हैं तो क्या बनता है आपके पास? रूम। क्या बनता है? रूम। लो जी, ये मैंने ईंटें जोड़ जोड़ के क्या बना दिया? रूम बना दिया। और जब मुख्तलिफ रूम्स जो हैं, कमरे मिलते हैं, उससे आपके पास क्या बनती है? एक बिल्डिंग। क्या बनती है? बिल्डिंग। ये मैंने क्या बना दी? बिल्डिंग। लो जी, बड़ी खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग मैंने बना दी है। जरा गौर करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप अपने पास आसपास गौर करो। ईंटें हैं, ब्रिक्स मिलती हैं तो क्या बनते हैं? रूम फिर रिपीट होते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और क्या बन जाती है? बिल्डिंग। सेम इसी तरीके से कहानी यहाँ पे भी है। ब्रिक्स होती हैं आपके लैटिस पॉइंट्स। क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स। अच्छा, लैटिस पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास? यूनिट सेल। क्या बनता है? लो जी, ये क्या बन गया? यूनिट सेल। और फिर ये यूनिट सेल रिपीट होता जाता है और आपके पास क्या बन जाती है? एक पूरी जो है वो इस तरीके से बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है। पूरा पैटर्न जो है वो आपको रिपीट होता हुआ नजर आता है और ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा और एक पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये असल में बेसिक कंसेप्ट था क्रिस्टल लैटिस का, यूनिट सेल का और लैटिस पॉइंट्स का। लैटिस पॉइंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? यूनिट सेल। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल जो है यूनिट है, जो एक रिपीटिंग पैटर्न है। ये अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा और पूरा क्रिस्टल जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब ना, ये जो यूनिट सेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक खास ज्योमेट्री होती है। अब हर यूनिट सेल की, जो मान लो ये मेरे पास एक यूनिट सेल है क्यूबिक, ठीक है, लो जी ये मैंने बना दिया। ये जो यूनिट सेल है ना, इसकी खास ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री को 6 पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। कितने पैरामीटर्स? 6 पैरामीटर्स। अब वो 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? जरा गौर करना। उन 6 पैरामीटर्स में 3 होती हैं आपकी एज लेंथ्स, ठीक है, ए, बी और सी। और 3 होते हैं आपके पास एंगल्स, और उन एंगल्स को आप क्या बोलते हो? अल्फा, बीटा, गामा। सही है। अब ये जरा गौर करना, ये वाला आपका है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये है आपका जी कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पर ये मान लो मैं क्या कहता हूं? ओरिजिन है।
एक्स कोऑर्डिनेट पर ये जो यूनिट सेल की लेंथ है ये वाली, इसे कहते हैं ए, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट पर जो ये यूनिट सेल की लेंथ है इसे कहते हैं बी, और जो जी कोऑर्डिनेट पर यूनिट सेल की पूरी लेंथ आती है उसे क्या बोलते हैं, सी। ज़हन में रखनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितना भी कुछ हमने पढ़ना है वो सारा इसी की बुनियाद पर है। एक्स कोऑर्डिनेट में जो यूनिट सेल की लेंथ है उसे क्या बोलोगे, ए। बी कोऑर्डिनेट में जो यहां तक लेंथ है उसे क्या बोलोगे, वाई कोऑर्डिनेट पे वो है बी, और जी कोऑर्डिनेट पर जो लेंथ है उसे क्या बोलोगे, सी। अब देखना जरा, ये एक्स, वाई, ये जी, इस पे लेंथ है ए, इस पे लेंथ है बी, इस पे लेंथ है सी, और मैं लिखता हूं अल्फा, बीटा, गामा। अब एंगल याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। देखो अल्फा के लिए आप क्या करो, एक्स को भूल जाओ और वाई और जी के दरमियान एंगल बना दो। ये आपका रहा वाई, ये रहा जी, ये जो एंगल है ये क्या है आपका अल्फा, ठीक है। बीटा एंगल के लिए वाई को भूल जाओ, एक्स और जी के दरमियान एंगल बना दो। एक्स और जी के दरमियान ये जो एंगल है ये क्या है आपका बीटा। और गामा के लिए जी को भूल जाओ, एक्स और वाई के दरमियान एंगल बना दो, ये एक्स और ये वाई, ये आपका कौन सा एंगल आएगा, गामा। ठीक हो गया जी। तो हर यूनिट सेल की एक खास ज्योमेट्री है जो कौन डिसाइड करता है, 6 पैरामीटर्स, 3 एज लेंथ एबीसी और 3 एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा। अब इनकी वैल्यूज तब्दील होती हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह के यूनिट सेल देखने को मिलते हैं, और टोटली दुनिया में, कायनात में जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर आपको सिर्फ 14 यूनिट सेल अपनी रिपीटिशन करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये है कि आपको 14 तरह के मुख्तलिफ क्रिस्टल्स, हर मटेरियल, दुनिया का जो भी मटेरियल उठा लो वही 14 होंगे, उसके अलावा कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उन 14 के 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिसेस की जो ज्योमेट्री है वो कौन डिसाइड कर रहा है, यूनिट सेल। और यूनिट सेल की ज्योमेट्री कौन डिसाइड कर रहा है, ये अल्फा, बीटा, गामा और एबीसी। ये तब्दील करते जाओगे यूनिट सेल की ज्योमेट्री तब्दील हो जाएगी। यूनिट सेल की ज्योमेट्री तब्दील तो पूरे क्रिस्टल लैटिस की जो है ज्योमेट्री तब्दील। तो इस तरीके से आपको 14 क्रिस्टल लैटिसेस देखने को मिलते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। जो हमारे पास फिजिस्ट हैं ब्रेवियस, उन्होंने जो है डिस्क्राइब किए थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। ये बेस है ब्रेवियस लैटिस की, इसको अच्छे से काबू में रखना है, ये वाली, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, एटॉमिक हॉट स्फीयर मॉडल क्या है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल क्या है। एक छोटा सा एटम का ग्रुप का रिपीटेटिव पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट करता है और पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें बनाकर देता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।